नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत ही नया अध्याय बल तथा दाब पढ़ने वाले हैं, यानी कि फोर्स एंड प्रेशर। बल तथा दाब, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। बल के प्रयोग हेतु कम से कम दो वस्तुओं के मध्य क्रिया होना आवश्यक है। बल द्वारा वस्तु को स्थिर अथवा गतिमान किया जा सकता है और वस्तु की गति तथा आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज हम इस इकाई में बल और उसके प्रभावों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक परीक्षण से ही इसको जरा स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक खाली बाल्टी लेनी है। इस प्रकार से एक खाली बाल्टी आप लोगे। इस बाल्टी में, इसको पहले आप ऐसे ही उठाइए, खाली बाल्टी को जरा उठाकर देखिए। ठीक है, खाली बाल्टी को आप उठाएंगे तो क्या होगा, आपको कुछ महसूस हुआ कि नहीं, आप जरा नोट कीजिए। अब दूसरी बारी में इस बाल्टी के अंदर क्या करेंगे आप, इस बाल्टी के अंदर आप पानी भरेंगे, पूरा पानी भर देंगे और इस समय आप क्या करेंगे, इस बाल्टी को उठाकर जरा देखिएगा। अब इन दोनों स्थितियों में कब अधिक बल लगाना पड़ता है? जाहिर सी बात है, जब आपके पास ये बाल्टी भरी हुई है, पानी से भरी हुई है, इसको उठाते समय आपको ज्यादा बल प्रयोग करना पड़ेगा, ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी। खाली बाल्टी की अपेक्षा पानी से भरे बाल्टी को उठाने में अधिक बल लगाना पड़ेगा और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बल में परिमाण होता है। क्या निष्कर्ष निकलता है इससे? कि बल में परिमाण होता है, परिमाण होता है। तो इस छोटे से एक परीक्षण से हमें यह पता लगा कि बल में परिमाण होता है। तभी तो आप जब बाल्टी में पानी नहीं, खाली बाल्टी को उठाया तो ज्यादा बल की जरूरत आपको नहीं पड़ी, लेकिन जब आपने भरी हुई बाल्टी को उठाने का प्रयास किया तो आपको बहुत मुश्किल से उसको उठाना पड़ गए, या उसको उठाने में आपको अधिक बल की जरूरत पड़ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग एक और परीक्षण देख लेते हैं जिसे कि हम कुछ और बातें भी सीखेंगे। चलिए देखते हैं। ये देख लेते हैं हम लोग कि बल में जो वस्तु की गति तथा आकृति या स्थिर अथवा गतिमान भी इसको किया जा सकता है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट को जरा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, अभी हम आपको दिखाते हैं। अब आप इस चित्र में देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि एक लड़की जो है वो एक बड़ा सा मेज रखा हुआ है उसने यहाँ पर, और इस मेज को क्या करने वाली है, ये हम इसको धक्का लगाने वाली है। ठीक है, ये भी क्या करेगी, इसको धक्का लगाएगी। देखते हैं। चलिए, इसने मेज को धक्का लगा दिया। देखा आपने, कुछ परिवर्तन हुआ यहाँ पर? देखा कि नहीं देखा? हमने देखा कि जब इसने, लड़की ने इस मेज को धक्का लगाया तो ये मेज जो है यहाँ से खिसक कर इस डायरेक्शन की तरफ ये आगे बढ़ गया। देखा? चलिए, अब देखते हैं क्या है। अब हम इससे बोलते हैं कि तुम इस मेज को अपनी तरफ खींच लो। तो इसने मेज को अपनी तरफ खींचा तो यहाँ पर इसने बल लगाया और उसने देखा, हमने देखा कि ये मेज जो है उसकी तरफ को एकदम से खिसक गई, है ना। तो इससे हमें क्या पता लगा बेटा कि
पहली स्थिति में बल जो है यानी कि एक दिशा से दूसरी दिशा, यानी कि जो उसने धक्का लगाया उसके विपरीत दिशा में वो आगे बढ़ गया। और जब उसने खींचा उसको, तो उसने देखा कि वो अपनी तरफ, उसने अपनी तरफ वो उसकी अपनी तरफ वो मेज खिसक कर आ गई। अब जो है बल है, उसमें विस्थापित करने की, स्थलों को या चीजों को विस्थापित करने की एक क्षमता होती है कि नहीं? ये बात समझ में आई सबको? वस्तु को एक निश्चित दिशा में विस्थापित करने के लिए उस बल का एक निश्चित दिशा में लगाना आवश्यक है। अतः बल में दिशा होती है। ये पता लग गया हमें कि बल में दिशा होती है। आपने देखा कि जब मेज को इसने खिसकाया तो वो उसकी दिशा जो है वो बदल गई, दिशा जो है वो बदल गई। तो इससे हमें यह पता लगा कि बल में दिशा को चेंज करने की क्षमता होती है। अब हमने पढ़ा कि बल में परिमाण होता है, और दूसरी बात हमने पढ़ी कि इस बल में दिशा होती है। बल में दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं। और बल की एसआई पद्धति, एसआई यूनिट या एसआई पद्धति क्या होती है? बल का जो एसआई पद्धति में जो उसका मात्रक होता है वो न्यूटन कहलाता है। मात्रक जो है वो न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन, यानी कि उसका जो एसआई यूनिट है उसको हम न्यूटन कहते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा पढ़ लेते हैं। अगला है दाब। बल के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमें मिल गई। अब हम पढ़ेंगे दाब। दाब यानी बल का प्रभाव। दाब देखते हैं, इसमें बल का, दाब में जो है बल का प्रभाव क्या पड़ता है। दाब यानी प्रेशर। इस प्रेशर पर फोर्स का यानी कि बल का क्या दबाव पड़ता है। किसी तल पर बल लगाने से उसका प्रभाव संपर्क तल के क्षेत्रफल फल व परिमाण पर निर्भर करता है। क्या कहा मैंने? किसी किसी तल पर बल लगाने पर, बल लगाने से उसका प्रभाव, उसका प्रभाव संपर्क तल, संपर्क तल के, संपर्क तल के क्षेत्रफल, संपर्क तल के क्षेत्रफल व परिमाण, व परिमाण पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जरा हम लोग देख लेते हैं कि संपर्क तल के क्षेत्रफल में परिवर्तन से बल के प्रभाव में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करने वाले हैं। आप देख सकते हो आपके पुस्तक में 11.2 में एक चित्र दिया हुआ है। इसी को हम समझेंगे, इस चित्र के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे। ये देख सकते हो आप, इस प्रकार का एक चित्र आपके पुस्तक में दिया हुआ है, देख लो। अब इसमें क्या किया हुआ है कि एक छिछला बर्तन लिया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो एक छिछला बर्तन लिया हुआ है। इसमें लगभग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ऊंची भालू की जो है तय बिछा रखी है। यहां पर देख सकते हो आप भालू की तय को 6 सेंटीमीटर की ऊंची भालू की जो है तय बिछाई हुई है। अब आपने क्या करना है कि एक ईंट लेना है। ये देखो यहां पर एक ईंट लिया हुआ है। अब एक ईंट लेकर पहले इसे भालू के ऊर्ध्वाधर करके रखे। क्या करना है आपने? इस भालू के ऊपर इसको कैसे रखना है? ऊर्ध्वाधर के रूप में रखना है, यानी कि ऐसे लंबाई में ऐसे रखना है।
इसके बाद इसको हमने क्या करना है कि इस तरह से लिटा कर रखना है। क्या करना है? इसको इस तरह से लिटा कर या लेटा कर रखना चाहिए। अब हम देखेंगे कि किस स्थिति में, इस स्थिति में या इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में ईंट बालू में अधिक धंसती है। आप बता सकते हो इस बात को कि कौन सी स्थिति में, जब आपने ऊर्ध्वाकार रूप में इस ईंट को रखा या फिर हमने इसको लिटा कर रखा, कौन सी स्थिति में ये क्या करती है, बालू पर जो है, जिसकी जो बालू है वो अधिक धंसती है। तो ईंट को लेटा कर रखने की अपेक्षा, आप देखो, लिटा कर रखने की अपेक्षा ईंट को खड़ा रखने पर ये बालू में अधिक गहराई तक धंस जाती है। ऐसे इस तरह से खड़ा करके इसको आप रखोगे तो आप देखोगे कि ये जो बालू है इसके नीचे, ये एकदम क्या करेगी, इसकी गहराई तक धंस जाएगी। ईंट की प्रथम अवस्था में बालू पर ईंट के संपर्क तल का क्षेत्रफल कम है। या यहाँ पर आप देखो ऐसा खड़ा करके रखा है तो इसका क्षेत्रफल कम है। यहाँ पर कम होने के कारण ईंट पर बल का प्रभाव क्या होता है, अधिक होता है। ईंट पर बल का प्रभाव अधिक होता है। और ईंट की दूसरी अवस्था में इस तरह से लिटा कर रखने पर क्या होगा, संपर्क तल का जो क्षेत्रफल है वो अधिक है। आप देख सकते हो यहां से यहां तक है, इतनी दूर यहां तक है ना, तो इसका क्षेत्रफल अधिक है। और अधिक होने से, संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उसी बल का प्रभाव कम हो जाता है, उसी तल का प्रभाव या उसी बल का प्रभाव जो है कम हो जाता है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि समान बल लगने पर, रुकिए, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि समान बल लगने पर, संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने से बल का प्रभाव बढ़ जाता है तथा संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने से बल का प्रभाव घट जाता है। ये बात क्लियर हो गई सबको कि समान बल, समान बल लगने पर, समान बल लगने पर संपर्क तल, संपर्क संपर्क तल का क्षेत्रफल, संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने से, कम होने से, कम होने से बल का प्रभाव, बल का प्रभाव क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और संपर्क तल का क्षेत्रफल ज्यादा होने से या अधिक होने से क्या होता है, संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने से बल का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये फर्क आपको पता लग गया। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि संपर्क तल के समान क्षेत्रफल पर विभिन्न परिमाण के बल लगाने का क्या प्रभाव होता है। क्या कहा मैंने? अब अगले क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि संपर्क तल के समान क्षेत्रफल पर विभिन्न परिमाण के बल लगाने पर क्या प्रभाव होता है। देखें जरा, चलिए देखते हैं। इस क्रियाकलाप को भी हम करते हैं। 11.3 पे दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक पे ये। चलिए, आप इस प्रकार का एक चित्र देखेंगे। ये देखिए, अब इसमें आप देख सकते हो 3 बर्तने दिए हुए हैं, तीनों में बालू इस तरह से भरे हुए हैं, यानी कि 6 सेंटीमीटर तक इस तरह से भरा हुआ है। ठीक है, अब आप देखो, बालू से भरा एक छिचला बर्तन आपने लिया है, देखा बेटा, आपने देख लिया। अब इसमें एक ईंट को हमने खड़ी करके रख दिया, इस तरह से खड़ी करके रख दिया।
उसके बाद हमने क्या किया, एक ईंट को इस खड़े ईंट के ऊपर क्षैतिज अवस्था में लिटाकर रख दिया और इसके पश्चात हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने एक और ईंट को रख दिया, इस प्रकार से लिटाकर रख दिया। अब आप बताओ कि ईंट की किस अवस्था में ईंट बालू में अधिक धंसती है? आप बताओ मुझे, इस अवस्था में धंसेगी, इसमें धंसेगी या इस अवस्था में धंसेगी? तो आप देखोगे कि खड़ी ईंट पर एक ईंट के स्थान पर दो ईंटें रखने पर यह बालू में अधिक धंसती है, अर्थात बल का प्रभाव अधिक होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संपर्क तल का क्षेत्रफल समान होने पर भी आरोपित बल का परिमाण बदलने पर बल का प्रभाव बदल जाता है। तभी तो आपने देखा कि ये जो धंसती है इससे ज्यादा ये धंस रही होगी, क्योंकि यहाँ के इसके ऊपर एक और ईंट हमने रखा है, और इससे भी ज्यादा बालू कहाँ धंसेगी, गहराई में कौन सी धंसेगी, ये जिसमें दो ईंटें हमने रखी हुई है। तो जो हमने अभी क्रियाकलापें की, इससे यह स्पष्ट है कि संपर्क तल पर बल का प्रभाव बल के परिमाण के समानुपाती तथा संपर्क तल के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल के इस प्रभाव को हम दाब से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं हम इसको दाब से व्यक्त करते हैं। आया समझ में? चलिए अब जरा एक इक्वेशन आपको यहां पर लिखकर दिखाते हैं। बेटा किसी तल पर लगने वाली किसी तल पर लगने वाली वाले बल, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, तल पर बल लगने या हम कहेंगे आरोपित होने के कारण क्या होता है, दाब उत्पन्न होता है। दाब उत्पन्न होता है। दाब उत्पन्न होता है। किसी तल पर दाब, किसी तल पर दाब तल के क्षेत्रफल और इस पर लगाए गए अवलंबित या अभिलंबित ठीक है, अभिलंबवत बल पर क्या करता है, निर्भर रहता है या निर्भर करता है। क्या कहा मैंने? किसी तल पर बल लगने या आरोपित होने के कारण दाब उत्पन्न होता है। किसी तल पर दाब तल के क्षेत्रफल और इस पर लगाए गए अभिलंबवत बल पर निर्भर करता है। तो हम कैसे लिखेंगे दाब को? दाब बराबर अभिलंबवित बल, अभिलंबवत बल।
अभिलंबवत बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। तो हम दाब को कैसे लिख सकते हैं? अभिलंबवत बल बटा क्षेत्रफल। किसी तल पर लगे अभिलंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी तल पर लगे अभिलंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अभिलंबवत बल को हम प्रणोद कहते हैं। प्रणोद, प्रणोद कहते हैं। तो हम दाब को कैसे लिख सकते हैं? दाब बराबर प्रणोद, प्रणोद बटे क्षेत्रफल। प्रणोद बटे क्षेत्रफल। हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए मुझे। दाब बराबर अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल। हमने कहा आपसे कि किसी तल पर लगे अभिलंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। तो हम अभिलंबवत बल की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रणोद बटे क्षेत्रफल। दाब को हम P से लिखते हैं। दाब यानी कि प्रेशर। तो दाब को हम किससे दर्शाते हैं? दाब को P से दर्शाते हैं। और दाब को हम P से दर्शाते हैं अभिलंबवत बल को F से दर्शाते हैं तथा क्षेत्रफल को A से व्यक्त करते हैं। दाब को P से, अभिलंबवत बल को F से, क्षेत्रफल को A से। तो हम कैसे लिख सकते हैं? दाब को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे इसको। P बराबर F बाई A। P बराबर F बाई A। इतनी बात समझ में आई? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाली जो अभिलंबवत बल को हम दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम दाब कहते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको? अब फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने के सम्मान में, किसके सम्मान में? फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल के सम्मान में दाब का एसआई मात्रक, दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? पास्कल कहलाती है। पास्कल। क्या है वो? पास्कल। और मैं बता दूं आपको, एक पास्कल जो है बराबर एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये कहा आपसे दाब P से डिनोट करते हैं, अभिवत लंब को F से, क्षेत्रफल को A से। तो हम दाब बराबर यानी कि P इज इक्वल टू F बाई A के रूप में लिखते हैं। पास्कल का प्रेशर का यानी कि दाब का एसआई यूनिट जो है पास्कल है। एक पास्कल किसके बराबर है? एक न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो आज इसी के साथ हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम और भी बातें करेंगे बल तथा दाब के बारे में। तब तक के लिए आज की कक्षा यही समाप्त होती है। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।